देखो ये रहा, ये फिग्मा में आ गया फिग्मा के अंदर, ठीक है। अब हम इस पेज को HTML में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी PHP को HTML में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या एक रूट फोल्डर की जरूरत होती है। रूट फोल्डर किसे बोलते हैं? रूट फोल्डर बोलते हैं कोई भी हम किसी नाम का, किसी प्रोजेक्ट के नाम पे फोल्डर बनाते हैं ना हम, ये प्रोजेक्ट नाम है। देखो जिसको समझ में नहीं आए वो आराम से खुल के पूछना। हम यहाँ हमने एक HTML नाम से बनाया कि कॉन्टेक्ट HTML, इस नाम से, ठीक है। ये रूट फोल्डर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? रूट फोल्डर। अब इसके अंदर सब फोल्डर बनते हैं। सब फोल्डर का मतलब है इमेजेस, ठीक है, CSS, ठीक है, और एक बनता है आपका JS, जावास्क्रिप्ट का। ये फोल्डर बाद में काम में आएगा, जब हम जावास्क्रिप्ट की क्लास लेंगे ना तब हमारे काम में आएगा। अभी हम दो फोल्डर पे काम करेंगे, HTML और CSS। अब देखो, अब हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे हमने उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लिया और इस फोल्डर को हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दिया। ये फोल्डर हमने यहाँ ओपन कर लिया। अब हम एक नया पेज बना लेंगे यहाँ से, ये नया पेज, ये यहाँ से नया पेज लिया जाता है। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने index.html, index.html। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्सिंग किसे बोलते हैं अपन? जीरो को बोलते हैं ना इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब, अब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तब मतलब पता होगा आपको कि इंडेक्सिंग का मतलब होता है जीरो। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो ना, ये .com, वो .com, .in, जो पहला पेज खुलता है वो index.html होता है, ठीक है ना। मतलब हर काम इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पे गए, हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं PSD2 HTML हो गया। अब देखो, अब मुझे इसमें ऐड करनी है CSS क्या होती है? स्टाइलिंग, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। अब हमें इसमें CSS ऐड करनी है। CSS क्या ऐड करनी है? स्टाइल। ये कौन सा तरीका है? इंटरनल। देखो CSS को डिक्लेयर करने के तीन तरीके होते हैं, डिफाइन करने के तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट को भी तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होती है? स्टाइल, बैकग्राउंड रेड, ठीक है। अब हम इसको ओपन लाइव सर्वर, पार्ट है, HTML का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? HTML का पार्ट है। और ये दोनों CSS के पार्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? टैग। इसे हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। और इसको हम बोलते हैं वैल्यू। जब ये पूरा सेंटेंस बनता है तब हमारा आउटपुट आएगा। अगर इस सेंटेंस में से कुछ भी मिसिंग है, जैसे ये मिसिंग है तो ये अपना आउटपुट नहीं आएगा। अगर मान लो मेरा ये मिसिंग है तो आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो नहीं आएगा। तो मुझे पूरा सेंटेंस बनाने के लिए ये पूरे लगाने पड़ेंगे, टैग, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी, देन वैल्यू। अब जो ये CSS डिफाइन की ना, इसके होते हैं तीन तरीके। अभी ये सबसे बेसिक तरीका है इनलाइन। इसके बाद में दो तरीके और होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको हमने यहां से उठाया, हमने यहाँ पे लिख दिया इसको स्टाइल और येलो, ठीक है। यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफाइन करने के लिए देखो, पहले तो क्या था कि हमने यही डिफाइन कर रहे थे तो एक ही लाइन में आ रहा था। लेकिन अब हमें क्या कि इसको तरीका चेंज करना है, तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया। लेकिन अब क्या हुआ, ये आपस में कनेक्ट नहीं हुआ। भाई मैंने क्लास को उधर बिठा दिया, अब मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ स्टूडेंट छोरो ये वो, तो क्लास के समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि भाई मुझे बुला रहा है ना। उनको बुलाने के लिए हमें क्या है, इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्टर का मतलब, या तो मैं बोलूंगा कि भाई रोल नंबर 1 या ID नंबर जो भी है क्लास का, या फिर मैं क्लास बोलूंगा। तो वो सिलेक्टर हुए, या तो रोल नंबर से हुआ, या ID से हुआ, या नेम से हुआ, वो मेरा सिलेक्टर हुआ, वो सिलेक्टर हुए। अब वो सिलेक्टर है ना, 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा? टैग नेम। दूसरा कौन सा? ग्लोबल। तीसरा कौन सा? क्लास। और चौथा कौन सा? ID। कल देखो, टैग नेम, ग्लोबल, क्लास और ID, ठीक है ना। ये 4 टाइप के सिलेक्टर होते हैं। अब टैग नेम को डिफाइन करने के लिए है ना,
HTML के अंदर भी हम क्या डालेंगे, CSS के टैग नेम। जैसे मुझे मान लो इस बॉडी को डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना है, ये बॉडी और यहां से ये इसको ये डिफाइन हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये टैग नेम है। टैग नेम का मतलब है इस टैग का नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमने लिखा S2 लिखा, अब यहाँ पे कुछ भी हमने डाल दिया, हेडिंग डाला। अब इस हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर टैग नेम यूज करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टैग नेम डिफाइन करना तो हम क्या यूज करेंगे, S2 यूज करेंगे। क्यों, ये जो टैग का नेम है ना वो का वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, दूसरी चीज डिफाइन ही नहीं करनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बटन टैग डिफाइन किया है ना, सेटिंग, तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, अब बटन लिख देंगे और उसके बीच में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, CSS का जैसे होती है ना, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। और वैल्यू क्या होती है कि फॉन्ट साइज कितना है, बैकग्राउंड कलर क्या है, इमेज कौन सी लगानी है, विड्थ कितनी देनी है, हाइट हमें कितनी देनी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ये टैग नेम वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ग्लोबल का मतलब मैं ऐसा सिलेक्टर यूज करूं कि भाई मुझे बार बार कोई चीज कॉल नहीं करवानी पड़े, ठीक है। मुझे कोई अनाउंसमेंट करना है कि भैया कल से जो भी आज से जो भी आएगा वो अटेंडेंस को पंच इन पंच आउट करेगा, वो मशीन चल गई है, तो मैंने एक बार ही अनाउंस कर दिया, मैंने ग्लोबली अनाउंस कर दिया, ठीक है। लेकिन किसी स्टूडेंट का आईडी नहीं बना हुआ है। अब देखो उसके अंदर जो आईडी सिलेक्टर है, सॉरी ग्लोबल सिलेक्टर है, तो वो ग्लोबल सिलेक्टर है ना, डिफाइन करने के लिए हम स्टार लगा देते हैं। ये स्टार का मतलब है कि जितने भी नीचे टैग आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो मुझे बार बार नहीं लगानी पड़े। देखो CSS हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, HTML हुआ, ये चीज कंप्रेस पे चलती है कि जितना कोड छोटा करोगे ना आप, उतनी आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी। जैसे मकान के लिए, आप मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लॉट खरीदते हो, अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे चाहो वैसे उसमें से हॉल बना दो, रूम बना दो, कोई नाप ही नहीं लो और ऐसे बना दो, नहीं बनाते हो ना। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि भाई जो प्लॉट की साइज है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पैसे दिए उसके, तो वैसे ही जो वेब पे जाएगा तो वेब का जो स्पेस हमने परचेज किया ना, हमें लोडिंग का टाइम है, ये सब हमें ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि आप फ्रेशर हो तो आपके जैसे आपको बनती है वैसे ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के जब आप काम करोगे है ना, या फिर जो हम लोग बोल रहे हैं ना इस पे थीम फॉरेस्ट वगैरह पे, वहां पे वही थीम जाएगी जिसका कोड कंप्रेस होगा, कोड स्ट्रक्चर वाइज होगा, क्लास नेमिंग प्रॉपर्ली होगी, वही अप्रूव करते हैं वहां पे। और IT कंपनीज के अंदर भी वही अप्रूव करते हैं। तो एक फॉर्मेट होता है, तो हमें क्या कोड छोटा करना होता है, कोड छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को यूज करते हैं। इंटरनल CSS जैसे मान लो अब इन सबका मुझे पैडिंग 0 करना, तो मुझे हर जगह पैडिंग 0 पैडिंग 0 पैडिंग 0 पैडिंग 0, अगर मान लो एक पेज के अंदर 1000 टैग हुए तो मुझे पैडिंग के प्रॉपर्टी कितनी बार लगानी पड़ेगी, 1000 बार। अगर मुझे यहाँ डिक्लेयर करनी है तो कितनी बार करनी पड़ेगी, एक बार। तो बेस्ट तरीका कौन सा है, ग्लोबल तरीका सही है ना। तो हमें क्या है, ये तरीके हमें यूज करने पड़ेंगे। आगे आप देखोगे ना, अब 1 या 2 पेज बना लोगे है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे शॉर्ट कोड कैसे लिखना है। और आपको भी ध्यान रखना है कि क्लास नेमिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए, है ना, कोड छोटा से छोटा कोड होना चाहिए। हमें एक बार ये सोचना है कि यार अच्छा इसमें ये 4 बॉक्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनकी एक ही क्लास बनानी है हमारे को, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमने क्या किया, कॉमन प्रॉपर्टी हमने यही असाइन कर दी कि फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है, पैडिंग वेडिंग 0। और भी अगर कुछ करना है तो हम सब चीजें यही डिफाइन कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब हम इसके अंदर यहाँ आके हमने चेक कर लिया। तो अब ये चीजें क्या मुझे बार बार कॉल नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये सिलेक्टर्स के बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्या कि एरर दे रहा है। अब हमने है ना यहाँ पे लिया एक UL li list 1, ठीक है। और अब हम ऐसे लिस्ट को मल्टीपल लिस्ट ले लेते हैं,
ये बहुत सारी लिस्ट ले ली अपन ने, बहुत सारी ले ली। अब मुझे एक साथ क्या करना है, इसको यहाँ से पैडिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, एक को थोड़ी लगाएंगे, तो हम लोग ग्लोबली देंगे। ग्लोबली कैसे, हमने दिया यूएल एल आई, ठीक है, पैडिंग, और यहाँ से दे दिया 20 पिक्सल। तो ये जितने भी एल आई है ना, सबने पैडिंग ले लिया। कलर व्हाइट करना है तो हम कलर, ये व्हाइट, ये कलर व्हाइट हो गया। तो कितना जल्दी काम हो रहा है मेरा, हो रहा है जल्दी काम। तो ये कहलाता है आपका, इसलिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये तो आ गया, दो चीज क्लियर हो गई। ग्लोबल सिलेक्टर का मतलब समझ में आ गया, टैग नेम का मतलब समझ में आ गया। तीसरा है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर कब काम में आता है, कि जैसे मान लो हम कोई इवेंट कर रहे हैं, हमें 4 बच्चे मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया पुरुषोत्तम, अभिषेक, आप, ये 4 सिलेक्टर मैंने यूज कर लिया, ठीक है। और इनको मैंने कोई प्रॉपर्टी दे दी कि भैया तुम्हारा काम ये है कि ये मैनेजमेंट आपको देखना है, देखना है। तो ये इन 4 सिलेक्टर पे काम होगा। हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, हमने एक क्लास बनाया पीजे चेंज, ये क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसमें दे दिया बैकग्राउंड येलो, ठीक है, बैकग्राउंड येलो। और इस बैकग्राउंड बीजी कलर को हमने अलग अलग जगह डिफाइन कर दिया, 4 जगह लगाना ना हमारे को। तो हमने एक तो यहाँ पे, ठीक है, अब ये बीजी येलो को हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। देखो, जहां मैंने बीजी येलो दिया ना, वहां पे इस सिलेक्टर को यूज किया, क्लास सिलेक्टर को। और इस क्लास, अब ये जहां क्लास सिलेक्टर है, अगर मान लो मुझे क्लाइंट ने बोला कि यार येलो नहीं चाहिए, मुझे तो ब्लू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे, ये ब्लू हो जाए। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि हमारा टाइम बचा, हमारा सीएसएस बचा, ठीक है। तो ये 3rd नंबर का सिलेक्टर है टैग नेम। अब ये जो नेम है ना, ये नेम वैसे तो कुछ भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम बीजे बैकग्राउंड, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन आगे जाके जब ये वेब पेज में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे एक प्रॉपर्ली नेम देना होगा उसको। क्यों नेम देना होगा, जैसे मान लो आपको कोई चीज सर्च करनी है, ये गूगल के अंदर, देखो अपन जो वेब पेज बनाते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग कौन जुड़े होते हैं, टेस्टिंग वाला भी जुड़ा होता है, क्यूए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा भी जुड़ा होता है ना, आपके वेब पेज पे एसईओ भी जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या कोड करते हैं ना, अभी अभी आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। जब हम काम करेंगे ना आईटी के अंदर, तब वहां पे प्रेशर पड़ेगा आपके, वहां पे क्या प्रेशर पड़ेगा, वहां पे ना अगर कोड आपने लिखा है, तो अभी क्लास नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वो एसईओ में काम आएगी। जैसे मुझे है ना, कोई भी मुझे है ना एक, क्या चाहिए, देखिए मुझे एक प्रिंटिंग वाला बंदा चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा प्रिंटिंग शॉप नियर मी, ये मैंने कीवर्ड डाला कीवर्ड। अब देखो ये लिस्टिंग आ रही है। अब प्रिंटिंग वाले तो हजारों होंगे, लेकिन ये लिस्ट किसका आया, ये लिस्ट जिनकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली थी, उनका नेम आया। तो हमें क्या है, ये एसईओ फ्रेंडली किस पे डिपेंड करता है, ये आपके इन मेटा टैग्स पे डिपेंड करता है, ये आपके टाइटल पे डिपेंड करता है, ये आपके है ना क्लासेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। आपका कोडिंग कितना शॉर्ट है, आपके ओल्ड टैग प्रॉपर है नहीं है, आपकी इमेजों के नेम प्रॉपर है नहीं है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब देखो, हमने यहाँ पे ये सिलेक्टरों के नेम किस हिसाब से लेंगे, हम किस हिसाब से लेंगे, हाँ हाँ, वेब पेज के सेक्शंस के हिसाब से लेंगे अपन, ठीक है। ये आ गया ग्लोबल टैग, ग्लोबल टैग लगाया अपन, उसमें क्लास टैग पे लगाया तो वो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कोई डिफाइन किया, और अगर मैं इसके नीचे कोई चीज डिफाइन कर रहा हूँ ना, तो नीचे वाली को प्रायोरिटी देता हूँ, ऊपर वाली को ओवरराइड कर देता है। क्लास टैग लगा के उसको पेडिंग हाँ, चेंज कर दी ना आपने। जैसे मान लो, अब देखो हमने ग्लोबल के अंदर पेडिंग वाइड 0 कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने क्या किया, ये कर दिया। अब देखो, तो इस चीज को ये चीज ओवरराइड करेगी, इस चीज को ये चीज ओवरराइड करेगी। अब देखो ये सब पेडिंग आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें नहीं चाहिए, या इसमें और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लास कौन सी है, ये, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हमने 20 की जगह 40 कर दिया।
अब ये 40 आ गया। तो ऊपर लिखेंगे तो नहीं आएगा नीचे। हाँ, अगर इस चीज को आप ऊपर लिखा दोगे ना तो ये नहीं लेगा, ये ऊपर लिखा ज्यादातर है ना, अगर ये चीज नीचे वाले को प्रायोरिटी पहले देता है, ऊपर वाले को नहीं देता है, ठीक है ना। तो हमें अगर चेंज करना तो इसके नीचे लिखना है, ना नहीं चाहिए यार, ले कैसे लिया लिख दिया। नहीं, उसका तो कोई नहीं है वो, इस चीज को तो ये चीज ओवरराइड कर दी, इस चीज को ये चीज ओवरराइड कर दी, है ना। अब देखो, तो ये क्लास सिलेक्टर समझ में आ गया। एक आईडी सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर अपन ना के बराबर यूज करता है, बिल्कुल ना के बराबर यूज करता है। अब देखो, अब ये आ गया, अब हम है ना इन तीनों चीजों को यूज करके देखते हैं, ठीक है। 4 चीज में आईडी चीज छोड़ दी अपन ने। आईडी क्या होता है, आईडी ग्लोबली होता है। ग्लोबल का मतलब है आईडी ये होता है, जैसे हमने हैश लगाया और हमने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, बीजी चेंज डाल दिया, और हमने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड रेड या नहीं, ग्लोबल की टैग नहीं, जैसे ये बीजी चेंज हमने एक जगह डाल दिया। अब जैसे देखो, हमने इसको मल्टीपल जगह यूज कर लिया, यहाँ भी यूज कर लिया, यहाँ भी लगा दिया, बार बार लगा दिया ना। लेकिन अगर मैं आईडी सिलेक्टर यूज करता तो मुझे एक ही बार कॉल करवाना, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, ये गूगल उसको एरर मानता नहीं। आईडी का मतलब होता है यूनिक, जैसे आधार कार्ड नंबर होते हैं ना, हाँ, आधार कार्ड का, अब एक आधार कार्ड 4 जनों को थोड़ी अलॉट होता, तो नहीं होता ना, एक मोबाइल नंबर 4 जनों को थोड़ी अलॉट होता, यूनिक है वो। तो वैसे ही आईडी हमें वहां पे यूज करने की जहाँ यूनिकनेस दिखानी हो, हाँ, तो वो जावास्क्रिप्ट में काम आएगी आईडी, है ना। जो आईडी के जितने भी सिलेक्टर्स है ना, वो टेबल के अंदर वहां काम में आएंगे, अभी हमारे काम में नहीं आएंगे। क्लास के अंदर, सॉरी सीएसएस के अंदर हम आईडी यूज नहीं करनी होती है, ठीक है। ये अब देखो, ये वही काम आया, आ गया ना, ब्लैक कलर आ गया ना, तो ये इस तरह से। अब हमें इसको हटा देंगे हम, और इसको भी हम पूरा हटा देंगे। अब हमें जो आज सिलेक्टर समझे ना, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्या करेंगे, प्रैक्टिस ये करेंगे कि भैया ये मेरे पास में एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। अब मैं ना ये सेक्शन बनाऊंगा बस, ये वाला, दूसरा कोई नहीं बनाऊंगा मैं, ऊपर वाला कल बनाएंगे। अब देखो, ये यहां से यहां तक, ये यहां से ये यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं, बीच के पार्ट को कंटेनर, कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर देखो, मैंने क्या कहा, सिलेक्टर का नेम कुछ भी हो सकता है, सिलेक्टर का नेम कुछ भी कैसा है, कंटेनर हो सकता है, मेन डिव हो सकता है, wrapper हो सकता है, आउटर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कंटेंट को मैनेज करके चल रहा है उससे हम कंटेनर बोलते हैं। तो हम क्या, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने कौन सा टैग लेंगे, पहले सबसे पहले डिवीजन। डिवीजन टैग क्या होता है बताओ, टैग क्या होता है। देखो, किसी भी पार्ट्स को बनाने के लिए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्ट्स है, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हम एक एलिमेंट का यूज करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है जैसे मान लो ये पूरा का पूरा सेंटेंस, जिसके अंदर टैग भी आ गया, प्रॉपर्टी भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, या कोई और एट्रीब्यूट्स है वो भी आ गए, पूरा जो सेंटेंस होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हेडिंग ऑब्जेक्ट है। अब देखो, आप बहुत सारे लोग हो, अगर आपके नेम डिफाइन नहीं होते हैं तो मैं कैसे मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहता, गूगल भी कंफ्यूज रहता, सब कुछ कंफ्यूज रहता, आपके घर वाले कंफ्यूज रहते हैं, टीचर कंफ्यूज होते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या किया, नेमिंग का नामकरण कर दिया, ठीक है। अब क्या, आपकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई हो गई। वैसे ही क्या किया, ये बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे इसको पैराग्राफ बोलते हैं, इसको आइकन बोलते हैं, है ना, इनको यूएलएलआई बोलते हैं, इनको फॉरम बोलते हैं, इसमें इनपुट्स है, टेक्स्ट एरिया है। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक नेम दे दिया, है ना भाई। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक वस्तु है, एक चीज है मेरे लिए, एक सेक्शन है मेरे लिए। इस सेक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इन्होंने एक नेम दे दिया कि हेडिंग टैग, ठीक है। अब हेडिंग टैग के अंदर भी भाई बड़ा हेडिंग हो सकता है, छोटा हेडिंग हो सकता है, सब हेडिंग हो सकता है। तो उसके लिए भी हेडिंग के लिए इन्होंने किया H1 H2 3 4 5 6,
ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि यार ये मेरा पेज का मेन हेडिंग है, तो मैं H1 यूज करूंगा। मुझे ये लगता है कि H1 का भी ये कोई छोटा हेडिंग है तो H2 आएगा, उसका भी छोटा है तो H3 आएगा। इस तरह से मेरे को उसी टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। आ जाओ, अब ये क्या है, इसे हम कौन सा बोलते हैं, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग है, पी टैग। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट है ना, लिस्ट क्या होती है, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये एक लिस्ट हो गई। राम श्याम घनश्याम, ये एक लिस्ट हो गई। इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये एक लिस्ट हो गई। इस तरह का जो नंबरिंग वाला लिस्ट होता है ना, वो सारा लिस्ट में। और उसके लिए हम टैग डिफाइन करते हैं यूएल और एलआई। अब यूएल के अंदर भी दो टैग होते हैं, एक होता है अनऑर्डर, एक होता है ऑर्डर। अनऑर्डर का मतलब है कि मुझे ऑर्डर नहीं पता, लेकिन ऑर्डर के अंदर क्या होता है, 1 2 3 ए बी सी डी, न्यूमेरिकल वो आता है ना, रोमन संख्या वाले वो, या फिर जे के एल एम एन। इस तरह से नंबरिंग मुझे कोई प्रॉपरली ऑर्डर देना है तो उसके लिए मैं ओएल काम में लूंगा, और अगर नहीं मेरा ऑर्डर है तो मैं यूएल काम में लूंगा। ठीक है, ये कौन सा टैग है, आइकॉन टैग है। ठीक है, अब आ जाओ इसके अंदर, ये पूरा कौन सा टैग है मेरा, डिवीजन है। डिवीजन के अंदर ये कौन सा है, इनपुट है। ये कौन सा है, टेक्स्ट एरिया है। ये कौन सा है, हाँ ये फॉर्म टैग में आएगा ना। ये कौन सा है, बटन टैग है। ठीक है, ये सारे टैग आपको पता है। अब इन टैगों को हम जमाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टैग लेते हैं, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, डिवीजन टैग। ये डिवीजन टैग। अब डिवीजन को डिक्लेयर करने के लिए, अब इस पेज में बहुत सारे डिवीजन आएंगे, तो सीएसएस कंफ्यूज होगी कि यार मुझे कौन से डिवीजन में कौन सी प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलेक्टर। सिलेक्टर में कौन सा यूज करेंगे, क्लास सिलेक्टर। ये क्लास सिलेक्टर। अब इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम डाल दिया मेन डिव। ये नेम कुछ भी हो सकता है, हाँ अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन अपने बीच में आता है कि एसईओ आता है। हाँ मैं कह रहा हूँ नाम कुछ भी डाल दो। मैंने कंटेनर इसलिए नहीं लिया कि कंफ्यूज हो रहे थे कि कंटेनर क्या होता है, तो मैंने मेन डिव डाल दिया। मेन डिव भी मत डालो, व्रैपर डाल दो, व्रैपर भी मत डालो, है ना। फोरम आउटर डाल दो, कुछ भी टैग का नेम डाल दो, लेकिन ये टैग का नेम आपके सेक्शंस के सिमिलर होना चाहिए, उसके सेम, हाँ उससे मिल, उससे, हाँ जैसे मान लो कोई अनजान आदमी देखे, है ना, और उसको बोले यार ये क्लास किससे होगी, तो वो फट समझेगा यार कोई फोरम है, उसका आउटर रेसल है। आगे समझ में। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और अब हम यहाँ से डॉट, सॉरी, अब देखो हमने कौन सा सिलेक्टर यूज किया, क्लास सिलेक्टर। इस क्लास सिलेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, डॉट का। सीएसएस के अंदर हम डॉट लगाएंगे, और एचटीएमएल के अंदर हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, क्लास। क्लास यूज किया। अब हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, और हम कोई भी प्रॉपर्टी इसको असाइन कर देंगे। प्रॉपर्टी क्या असाइन करेंगे कि साहब विड्थ कितना आ रहा है, कि मेरा 1000 पिक्सल आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड, हो गया। अब हम इसको यहाँ से डिफाइन करते हैं। अब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसमें हम कंटेंट डालेंगे, यहाँ पे ये कंटेंट डाला, ये आ गया। अब ये मुझे चाहिए सेंटर में चाहिए, तो मार्जिन ऑटो, हम यहाँ पे क्या असाइन करेंगे, मार्जिन ऑटो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी आप उस टैग में लगा रहे थे, अब उस प्रॉपर्टी को हम सिलेक्टर में यूज कर रहे हैं। बात वो की वही है। अब क्यों यूज कर रहे हैं सिलेक्टर में, हमारा पहले सही था ना उल्टा, कि भाई उसी में काम लगाया, उसी में काम खत्म हो गया। एक में काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजों को हमें डिफाइन करना है, तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही डिफाइन हो जाएगा। आ गया। अब आ जाओ, इसमें कितने टैग है, हम इसमें वो टेक्स्ट लाइन सेट वो भी इसमें लिखने की बात नहीं, इसमें सेंटर कुछ है ही नहीं, इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कुछ है ही नहीं ना भाई। अगर ये टेक्स्ट लाइन सेंटर में होता, ये कंटेंट अगर सेंटर में होता तो हम टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी ही नहीं है, इसके अंदर आ ही नहीं रही है। अब देखो, ये तो बात हो गई नॉर्मल कि सिलेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए।
हमने मकान प्लॉट तो खरीद लिया, प्लॉट खरीदने के बाद हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे रूम कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना है? तो फिर क्या हम कंफ्यूज होंगे, होते ना कंफ्यूज। नया नया प्लॉट ले लिया, अब ये समझ में नहीं आती कि रूम की साइज क्या रखें, कहाँ रखें, बालकनी, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है। मकान बनाया ना खुद आपने, आपने कभी नक्शा बनाया, कभी आपके आपके साथ में ऐसी हुई सिचुएशन की भाई आपको सोचना पड़ रहा है कि क्या करना है ना? तो कितना सोचना पड़ना, वो का वो काम हमें यहाँ करना है। हमें क्या, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भैया 2 सेक्शन लेंगे हम डिवीजन, ये सेक्शन 2 सेक्शन, एक सेक्शन और 2 सेक्शन, ये 2 सेक्शन हम यूज करेंगे। अब इस सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, DIV, डिवीजन। ब्लॉग, अब हमने एक डिवीजन लिया, हमने इसके अंदर एक 2 डिवीजन लिए, एक डिवीजन और हमने 2 डिवीजन, इसका हमने नाम डाल दिया लेफ्ट, ये नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका हम डाल देंगे क्लास राइट, ठीक है। इसका काम हम इसमें कर देंगे, इसका काम हम इसमें कर देंगे, हमने यहाँ लेके आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ऐसे दिखाई दिया, अब हमें करना कैसे है, हम दोनों में क्या करते हैं, इन सिलेक्टर को हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने डॉट के साथ में, और इसके अंदर कर देंगे बैकग्राउंड रेड, ठीक है, और एक को हम दे देंगे बैकग्राउंड ग्रीन। हाँ ठीक है, ये दोनों आ गए। अब दोनों कितने परसेंट है मेरे, 50-50, तो हम 50 यहाँ पे कर देंगे विड्थ, कितना 50%, और ये 50% हम यहाँ कर देंगे, तो दोनों आपस में ऐसे हो गए। लेकिन अब ये क्या चाहिए, एक तो मेरे को इधर, एक मेरे को इधर चाहिए इधर उधर, तो उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना। और डिस्प्ले फ्लेक्स किस में लगती है, पेरेंट में। अच्छा, अब HTML में क्या है, एक होता है पेरेंट और एक होता है चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है कि जैसे मान लो ये दोनों तो है चाइल्ड, और ये उसका है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी, और बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML। आ गया समझ में, पेरेंट चाइल्ड का मतलब समझ में आ गया। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, जैसे जो टेक जिस सेक्शंस के अंदर बना हुआ है वो उसका, अब जैसे देखो हमने यहाँ पे आए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा टेग लूं, H2 ले लूं, ये हमने H2 ले लिया, ठीक है। इस H2 में क्या है, सेंट्रल ऑफिस, इसके अलावा यहाँ पे हमने पैराग्राफ लॉरेम जिप्सम, लॉरेम जिप्सम क्या है, डमी टैग है, क्यों यूज करते हैं, कंटेंट के लिए। अगर मुझे बार बार कंटेंट लिखना हो तो भाई अब यहाँ से टाइप करने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं डमी कंटेंट को यूज करता हूँ। अब इसके बाद में, अब देखो इस पी टैग का पेरेंट कौन है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट। तो इस आगे पेरेंट चाइल्ड का मतलब समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक यूएल LI, अब यहाँ पे एड्रेस 5J भारत नगर की 30 आ गया। अब हम इसके अंदर यहाँ आए, हम यहाँ आए, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हमने डाल दिया info@cwp.com, और एक हमने और LI लेके हमने डाल दिया नंबर कि 9799046595, ठीक है। ये 3 लाइनें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमें सबको फॉर्मेटिंग करना है, क्या करना है, सबकी फॉर्मेटिंग करनी। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि भाई कलर डालने हैं, साइज वगैरह चेंज करना है, ये सारा हमें करना है। अब हमें क्या है, देखो अब ये URL मैंने एक बाहर और डाल दिया, ये मैंने बाहर डाल दिया, इधर भी, ठीक है। एक पेज के अंदर मल्टीपल URL काम में आ सकती है। जैसे मान लो एक मोहल्ला है, अब मोहल्ले में क्या अलग अलग घर बने हुए हैं कि ये रामलाल जी घर है, ये श्यामलाल जी घर है, ये घर है। अब किसी घर में शादी है तो हम पूरे मोहल्ले को इनवाइट नहीं करना, वो रामलाल जी को इनवाइट करना है, उनकी फैमिली को ही, तो वो क्या करेगा, उसी घर के अंदर जाके काम करेगा।
ठीक है ना, ये तो हमारी ग्रुपिंग हो गई। तो ग्रुपिंग हो गई तो हमारे क्या है, इसके अंदर होता है पेरेंट और चाइल्ड, कि भाई रामलाल श्यामलाल बहुत सारे घर हैं, लेकिन जो पेरेंट पकड़ा उसने रामलाल को, और उसी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर दी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट और लेफ्ट के अंदर हम क्या बोलेंगे, यूएल और एल आई। इसको हमने क्या बोला कि भैया पैडिंग तो हमने वहां 0 कर दी, कलर हमने कलर में क्या किया, येलो। अब देखो 2 यूएल एल आई आ रहा था, लेकिन कलर चेंज इसी का ही हुआ, इसका नहीं हुआ। इसलिए हमें क्या है, पेरेंट और चाइल्ड को डिफाइन करना जरूरी है। अगर पेरेंट और चाइल्ड को डिफाइन नहीं करेंगे हमने क्या किया, ये कर दिया, तो क्या हुआ, दोनों को हो गया। देखो हमने इसको ही हटा दिया, हमने कॉमन लगा दिया कि इस पेज में जितने भी यूएल एल आई है उनका कलर ये हो जाए, इसलिए हम पेरेंट और चाइल्ड को असाइन करते हैं। आगे समझ में, नीचे वाले को करना हो तो क्या, नीचे वाले करना होगा तो फिर वो अलग बात है, अलग से क्लास बनाएंगे। अभी हम ये, अभी मैंने आपको ये हाँ वो ऐसे बनाया। अभी हमने ये इसलिए समझाया है कि ये पेरेंट क्या होता है, उसके ऊपर वाला। भाई 2 सेक्शन है इसके अंदर, एक सेक्शन ये एक रामलाल जी घर है और ये एक श्यामलाल जी का है। अगर श्यामलाल जी को डिफाइन करना तो मुझे उसके पेरेंट का नाम असाइन करना पड़ेगा, राइट। और अगर इसको मुझे डिफाइन करना लेफ्ट को, तो मुझे लेफ्ट को असाइन करना पड़ेगा। तो ये पेरेंट और चाइल्ड कंसेप्ट इसके अंदर होता है। आ जाओ, ये हटा देते हैं अपन, ये अपने को नहीं चाहिए, है ना। हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन, ये नन आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर, ठीक है, 1 2 3 4, हम यहाँ से क्या करेंगे, 15 आ गया। थोड़ा इधर से भी किसका देंगे, तो हम यहाँ से 13 px, ये 13 px आ गया। अब लेफ्ट के अंदर जो h2 है, h2 उसके हम अंदर हमें जो चीज डालनी है वो हम डाल देंगे। फॉन्ट साइज 22 px, ये आ गया। h2 है या h1 है, h2 है ना, और ज्यादा करने तो और ज्यादा करना, 32 पिक्सल, ये 32 पिक्सल। थोड़ा हमें पैडिंग देनी है, तो हम पैडिंग 1 2 3 4, यहाँ से हमने दे दिया 30 px, ये 30 px आ गया, और नीचे से हमने कर दिया 30 px आ गया। वैसे ही रेड कलर हटाना ही है अपने को, तो हमने इसको रेड कलर को हटा दिया, ये आ गया मेरा ये वाला। बॉर्डर भी हटानी है, तो ये बॉर्डर को भी हम इरेज कर देंगे, ये आ गया। अब ये चाहिए मुझे लेफ्ट साइड में, इस यूएल को अपन पहले हटा देते हैं। अब ये चाहिए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में चाहिए तो जो आउटर है ना, फॉर्म आउटर, इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये आ जाएगा आजू बाजू, आ गया। इनमें मुझे आइकन चाहिए तो हम क्या करेंगे, बूट स्टेप, यहाँ पे गए, आइकन्स पे गए, और सबसे नीचे ये इसकी एपीआई कहलाती है। आगे हम देखेंगे एपीआई वगैरह क्या होती है, ये एपीआई होती है। बस अभी क्या थोड़ा इजी गोइंग तरीका ले रहे हैं, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाएगा ना, तो फिर मैं थोड़ा हार्ड वाला, फॉन्ट ऑसम है, प्लेट आइकॉन है, वो यूज करेंगे। कॉपी किया हमने यहाँ से ये ले लिया, ये हेड के अंदर, जहाँ हेड है ना, देखो जो भी चीज लगेगी अपने इस सीएसएस के जस्ट ऊपर लगेगी, इस सीएसएस के नीचे नहीं होनी चाहिए। हमने ये लगाया। अब हमें आइकन कौन सा लेना है, ठीक है, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ से लोकेशन यहाँ पे आए, और यहाँ से आ गया, बन रहा ना पेज। जैसे अपन ये आइकन करके वहां पे इसके हिसाब से ले लेते हैं, फॉन्ट के हिसाब से ले लेते हैं। ये जो फोन साइज इसमें आ रहा है ना, वही ले लेगा ऑटोमेटिक। हाँ ठीक है ना। अगर बढ़ाना हो तो फिर इसका पेरेंट असाइन कर दो ना, बढ़ाना हो तो क्या करेंगे हम, ये तो गए पेरेंट, और इसका चाइल्ड कौन है, आई। अब यहाँ पे डिफाइन कर दो आप, तो इसी पर्टिकुलर इसी सेक्शंस के चाइल्ड पे असाइन हो जाएगा। हो गया। अब ये हमने बना दिया। अब देखो ये चीज है ना, आप बना के लाओगे, पहले तो ये बनाना,
बना लोगे ये तो, है? उसके बाद में इस पे कोशिश करना। कैसे बनेगा? सबसे पहले कौन सा टैग आएगा? एक डिवीजन आएगा जो हमने ये ले लिया है, राइट वाला। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा फोरम टैग, फोरम टैग। इस फोरम के अंदर क्या आएगा? इनपुट आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना? अब देखो ये जो नेम लिखा हुआ है ना जेम्स, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, जेम्स, ठीक है? इसके बाद में इसमें आएगा ऑन, ठीक है? और ये वाला लास्ट वाला कौन सा है? टेक्स्ट एरिया, ठीक है? इसमें आएगा मैसेज, प्लेस होल्डर मैसेज, और लास्ट में हमारा बटन, बटन गया, ये आ गया मेरा। अब इसको क्या करना है? फॉर्मेट, ठीक है? ये फॉर्मेट आप करो। आपने जो ये पेज दिया है, हाँ, ये सेंट्रल ऑफिस दिया है, इसको पेडिंग देकर ही कर सकते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी किसके अंदर? किसके अंदर जो क्या करना है? आपने इधर किया है, इधर मतलब इसके पूरा था पेडिंग किया, पैडिंग दिया, पैडिंग से ही कर सकते हैं। और नहीं नहीं, ऊपर नीचे से किया था, इधर से नहीं किया। इनको किया था नीचे वाला, पैडिंग दे दिया ना इसके अंदर। पेडिंग से होगा सर, ये पेडिंग हाँ, ये रन 30 पिक्सल का हटा दो, ये सब इक्वल हो गया। बड़े घंटे में पैडिंग है ना, ज्यादा ज्यादा देना भी नहीं चाहिए। देखो क्या है, एक पेज आप ऐसा बनाओगे ना तो ये तो बनेगा आपका रफली, ठीक है? 2 पेज बनाओगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, 3 पेज बनाओगे तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। जब आप 4 या 5 पेज बना लोगे ना तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पेडिंग यूज करना है, कहाँ मार्जिन यूज करना है, कितना करना, आगे करना, पीछे करना, सब पता चल जाएगा। तो अभी देखो मैं सिर्फ है ना आपको ये सेक्शन डाल रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ओनली ये सेक्शन